ओके दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं आरसी सर्किट, यानी हम लोग अलग से रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े हैं और कैपेसिटर्स के बारे में पढ़े हैं। अब हम लोग रेजिस्टेंस और कैपेसिटर इन दोनों को साथ में जोड़ने वाले हैं। तो हम उन सर्किट्स के बारे में बात करेंगे जिस सर्किट के अंदर कुछ हमारा रेजिस्टेंस भी हो और साथ में हमारा कैपेसिटेंस भी हो सर्किट में। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम देखेंगे वो है एक सिंपल आरसी चार्जिंग सर्किट, यानी हमारे पास एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है। ठीक है, कैपेसिटर का वैल्यू, कैपेसिटेंस जो है वो C है और रेजिस्टेंस जो है वो है हमारा R। इसको हम लोग एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किए हैं। बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V0। एट t इक्वल्स टू 0 मैंने स्विच को क्लोज किया हूं और इनिशियली अगर हमारा कैपेसिटर अनचार्ज्ड है तो हमें यह निकालना है कैपेसिटर का चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सर्किट का करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हमारा जो रेजिस्टेंस में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये सारे के सारे चीजें हमें निकालनी है। तो दोस्तों लेट्स सी, एक एक करके सारे के सारे देखते हैं। तो एट जनरल टाइम t क्या होगा? अगर मैं जनरल टाइम t पर एनालाइज करूंगा तो ऑब्वियसली उस टाइम पे सर्किट पे कोई करंट फ्लो कर रहा होगा और तब तक कैपेसिटर के प्लेट्स में कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज भी डेफिनेटली आ गया होगा ना। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ प्लेट पे डेफिनेटली प्लस आएगा, नेगेटिव वाले के साथ जुड़ा हुआ होने पर डेफिनेटली माइनस क्यू आएगा। यह है मेरा रेजिस्टेंस R, इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है I और यहां पर मेरा बैटरी है। सो दिस इज द जनरल सर्किट एज अ टाइम t। कैपेसिटेंस C है मेरा। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं? लेट्स अप्लाई KVL in this circuit. Let's apply a KVL in the circuit. ठीक है, तो सर्किट पे अगर मैं KVL अप्लाई करता हूं तो यहां से यहां तक तो ड्रॉप है Q by C, यहां से यहां तक ड्रॉप है प्लस IR, यहां से यहां तक गेन है तो माइनस दैट विल बी इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बी द KVL ऑफ दिस सर्किट। ठीक है, और I जो है दैट कैन बी रिटन एज dq by dt। I कैन बी सिंपली रिटन एज dq by dt, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक है, सो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट इक्वेशन आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा? R इंटू dq by dt that will be equals to V0 minus Q by C. So what I can write is dq by V0 minus Q by C is equals to 1 by R into dt. This is the equivalent differential equation that we are going to get. And now we have to integrate. अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, t इक्वल्स टू 0 पर Q हमारा 0 था and at t Q was Q। नाउ इसका मेरे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन में? माइनस C इंटू ln V0 minus Q by C from 0 to Q is equals to T by R. So now what I get is ln V0 minus Q by C divided by V0, that will be minus T by RC. ना ln को यहां पर समाप्त कर दो तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी
1 माइनस क्यू बाई सी वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो चार्ज Q जो मेरे पास आ जाएगा that will be CV naught into 1 minus T to the power e to the power T minus T by RC. So that will give me the charge as a function of time. So obviously बात है, हमारा जो Q इनिशियल आएगा T equals to 0 पर Q मेरा 0 है और T टेंडिंग टू इंफिनिटी पर अगर मैं देखूं तो Q टेंडिंग टू CV नॉट, Q टेंडिंग टू CV नॉट, राइट। सो ये हमारा इनिशियल और फाइनल चार्ज का एनालिसिस है। इफ आई ड्रॉ द ग्राफ, ध्यान देना, यहां पर अगर मान लो मेरे पास है Q और यहां पर है मेरा T, तो T का जब इंफिनिटी वैल्यू होगी तो चार्ज होगी हमारा CV नॉट, यहां पर है मेरा CV नॉट। ये मेरा फाइनल वैल्यू है जो एसिम्प्टोटिकली उसको अटेंड करने का ट्राई करेगा एंड धीरे 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 ये चार्ज जो है वो हमारा इंक्रीमेंट होता रहेगा, धीरे धीरे जो है हमारा चार्ज का इंक्रीमेंट होता रहेगा टू द फाइनल वैल्यू ऑफ CV नॉट। ठीक है, राइट। अच्छा, R into C is called time constant that is represented as by tau। ठीक है, that is represented as tau। Now, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं Q equals to Q नॉट 1 माइनस टी बाई टाउ। अच्छा, तो थियोरिटिकली एक बात को समझने का ट्राई करो। थियोरिटिकली इट टेक्स इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीटली चार्ज द कैपेसिटर। It takes approximately infinite amount of time to charge the capacitor। ठीक है। अच्छा, टाउ का जो ऑर्डर होगा वो मेरा नॉर्मली क्या होगा? देखो, जो कैपेसिटर्स हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं दैट इज ऑफ द ऑर्डर माइक्रोफराड, और रेजिस्टेंस एट मैक्स जो हम करते हैं वो किलो ओम के ऑर्डर में करते हैं। तो टाउ इज अ एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू, और एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू होने के कारण एक बात को आप समझने का ट्राई करो। सुनो, यहां पर फॉर 50% चार्जिंग, फॉर 50% चार्जिंग, ध्यान देना, हमारे पास Q जो आना चाहिए दैट विल बी इक्वल्स टू CV नॉट बाई 2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल्स टू CV नॉट 1 माइनस टी बाई टाउ। तो मेरे पास जो आ जाएगा यहां पर अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये हाफ आ जाएगा, तो e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ इज इक्वल्स टू हाफ। तो माइनस टी बाई टाउ विल बी ln हाफ, ये हमारे पास आने वाला है। एंड ln हाफ इज नथिंग बट ln2 माइनस ln2। तो माइनस माइनस इज गॉन, तो हाफ चार्जिंग के लिए जो टाइम लगेगा दैट विल बी टाउ इनटू ln2। ठीक है। सो फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस जो हमारा 50% टाइम चार्जिंग का टाइम होगा दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोसेकंड। अच्छा, 75% चार्जिंग करने के लिए हमारा 2 हाफ लाइफ जाएगा, यानी 50% का चार्जिंग में हमारा 75% का चार्जिंग हो जाएगी। यानी अगर मैं 2 टाउ इंटू ln2 देखूं, 2 टाउ इंटू ln2 देखूं, तो इन दैट केस
वो भी हमारा माइक्रोसेकंड के ऑर्डर पे होगा और उस पे हमारा 75% का चार्जिंग हो जाएगी। अगले बार में देखूं तो मेरे पास 87.5% का चार्जिंग हो जाएगी। ठीक है, एंड ऐसे करते करते प्रैक्टिकली अगर हम देखें, अगर मैं 1 सेकेंड के लिए भी बात करूं तो दैट इज 1000 टाइम्स 50% चार्जिंग, यानी प्रैक्टिकली वो हमारा कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा। तो थियोरिटिकली तो हम ये बोलेंगे जो हमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे हम अगर बात करें तो 1 सेकेंड के अंदर ही 99.999% चार्जिंग जो होगी वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, एब्सोल्यूट 100% चार्जिंग कभी होगी नहीं, बट फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पसेस हम उसको कंप्लीटली चार्ज्ड डेफिनेटली मान पाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और चीज और याद रखनी होती है, चार्ज एट T इक्वल्स टू टाउ। चार्ज एट T इक्वल्स टू टाउ, अच्छा कितना होगा? Q नॉट, सॉरी Q डैश will be equals to CV naught 1 minus e to the power, ठीक है, so that will be CV naught 1 minus 1 by e। ठीक है, अगर हम ध्यान दें तो 1 by e का वैल्यू जो है वो हमारा है लगभग 1 by e को अगर मैं देखूं तो ये थोड़ा सा हमारा 0.4 से छोटा है, तो लगभग 0.33% करीबन होती है। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो लगभग 2/3 इंटू CV नॉट होती है। तो एक टाइम पीरियड में, एक टाइम कांस्टेंट के अंदर लगभग 2/3 चार्जिंग जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहला जो चार्ज का एनालिसिस है वो हम लोगों ने कर लिए हैं। अब अगला, नाउ I जो होता है दैट इज dq बाई dt। नाउ ये वाले को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो यहां पर तो CV नॉट ही रहेगा, यहां पर तो 0 है, तो -1 by RC। Now minus minus will make it plus e to the power minus t by RC। तो मेरे पास I जो आ जाएगा that will be CC gone V naught by R। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। सो अगर हम ध्यान दें V नॉट बाई आर को हम I नॉट बोलेंगे, यानी I विल बी इक्वल्स टू I नॉट इंटू e टू द पावर माइनस t बाई RC। नाउ इफ आई प्लॉट द ग्राफ, दिस इज I, दिस इज द टाइम t। इनिशियली हमारा करंट जो था वो हमारा कितना था? I नॉट, यानी V नॉट बाई आर, और फाइनली हम देख सकते हैं इनफाइनाइट टाइम पे ये 0 हो जाएगा, तो करंट विल डिक्रीज टू द वैल्यू ऑफ 0 लाइक दैट। ठीक है, तो इनिशियली वो V नॉट बाई आर से फाइनली वो 0 पर हो जाएगा। दैट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो ये है, देखो इनिशियली वैल्यू है V नॉट बाई आर, यानी हमें ऐसे लगेगा जो सर्किट पे हमारा कैपेसिटर है ही नहीं, केवल रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, यानी अ कंप्लीटली अनचार्ज्ड कैपेसिटर acts as a straight wire, यानी हम ये मानेंगे जो हमारा कैपेसिटर जो है वो हमारा शॉर्ट है।
वहीं पे जब फाइनली हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जा रहा है, वहां पर हमारा करंट है 0, यानी वो सर्किट के थ्रू करंट फ्लो होने ही नहीं दे रहा है। तो अ कंप्लीटली चार्ज्ड कैपेसिटर acts as infinite resistance, यानी we can consider this circuit to be open. We can consider the circuit to be open. Graph is like this. अच्छा, when charging of circuit is a complete, we call it steady state. जब हमारा कैपेसिटर के चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है, उस चीज को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ठीक है, वहां पे कैपेसिटर के थ्रू हमारा कोई करंट फ्लो नहीं करने वाला है, राइट। अच्छा, अगला पावर। पावर इन रेजिस्टेंस आर, इसको अगर हम एनालाइज करें ना, पावर क्या होता है? पावर P is simply equals to I square into R, that is V naught square by R, ठीक है, into e to the power minus 2t by RC, e to the power minus 2t by RC। अच्छा, ध्यान देना, जो हमारा चार्ज और करंट का जो हमारा टाइम कांस्टेंट होगा वो सेम होगा RC। जो पावर का टाइम कांस्टेंट होगा वो उसका आधा हो जाएगा RC/2। ठीक है, यानी टाउ ऑफ पावर इज इक्वल्स टू RC/2। ठीक है, टाइम कांस्टेंट ऑफ पावर जो होता है वो होता है RC/2। तो पावर का भी ग्राफ जो है उसके बारे में अगर हम सिंपली देखें तो यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर P है, यहां पर T है। मैक्सिमम पावर T इक्वल्स टू 0 पर ही होने वाला है। जब सर्किट पे हमारा मैक्सिमम करंट दौड़ेगा तो यहां पर जो है मैक्सिमम पावर विल बी V नॉट स्क्वायर बाई R, और फाइनली ये डिक्रीज करते हुए हमारा 0 वैल्यू को अटेन करेगा। अच्छा, पावर को मैं क्या लिख सकता हूं? जो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन है dH/dt, दैट इज V नॉट स्क्वायर बाई R e टू द पावर माइनस 2t बाई RC, ये मैं साफ साफ लिख सकता हूं। एंड तो टोटल हीट प्रोड्यूस जो होगा दैट विल बी V नॉट स्क्वायर बाई R इंटीग्रेशन ऑफ minus 2t by RC dt. It varies from 0 to infinity. So, यहां पे अगर मैं करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? हाफ V नॉट स्क्वायर बाई R इंटू RC e टू द पावर माइनस 2t बाई RC। अच्छा, मैंने माइनस जो है वो खत्म कर दिया हूं, इसीलिए मुझे यहां पर इन्फिनिटी टू 0 करूंगा, चेंज कर दूंगा। 0 पुट करूंगा 1, इन्फिनिटी पुट करूंगा 0, तो मेरे पास जो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड है वो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड H मेरे पास सिंपली आ जाएगा हाफ C V नॉट स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, U फाइनल ऑफ कैपेसिटर।
जो हमारा कैपेसिटर है उस पर चार्ज है मेरा Q नॉट CV नॉट, तो मेरे पास आ जाएगा हाफ CV नॉट का होल स्क्वायर अपॉन C, तो हाफ CV नॉट स्क्वायर। तो फाइनल चार्ज इन द कैपेसिटर जो आएगा वो भी हमारे पास आ जाएगा, और फाइनल एनर्जी इन द कैपेसिटर जो आएगा वो भी मेरे पास आ जाएगा हाफ CV नॉट स्क्वायर। और वर्क डन बाय सेल, वर्क डन बाय द सेल, अगर मैं इस चीज के बारे में ध्यान दूं तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारा V नॉट पे फिक्स है, और टोटल चार्ज जो उसके थ्रू फ्लो किया है वो हमारा CV नॉट किया है, तो डेल्टा W विल बी इक्वल्स टू V नॉट इंटू CV नॉट, दैट विल बी इक्वल्स टू CV नॉट स्क्वायर। डेल्टा W विल बी इक्वल्स टू V नॉट इंटू CV नॉट, दैट विल बी इक्वल्स टू CV नॉट स्क्वायर। यानी एग्जैक्टली आधा जो वर्क है वो हमारा कैपेसिटर में इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर होती है, और दूसरा आधा जो है वो हमारा हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो एनालिसिस किए थे वो यहां पर भी हम साफ साफ देख सकते हैं, जो हमारा सही साबित होते हुए आगे जा रहा है। यानी जो हमारा सेल का वर्क डन होगा उसका आधा कैपेसिटर में जाएगा और आधा हमारा हीट के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। दिस इज द बेसिक एनालिसिस रिगार्डिंग a charging capacitive circuit. ओके दोस्तों, तो अगला कॉन्सेप्ट है RC डिस्चार्जिंग सर्किट। क्या है फंडा यहां पर? मेरे पास यहां पर एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर जो है वो इनिशियली चार्ज्ड है। प्लेट्स पे जो चार्ज दिया हुआ है वो है हमारा प्लस Q नॉट और माइनस Q नॉट। T इक्वल्स टू 0 पर मैं स्विच को क्लोज करता हूं, तो T इक्वल्स टू 0 पे अगर स्विच को क्लोज करूंगा तो कैपेसिटर पे चार्ज, सर्किट पे करंट, जो हमारा रेजिस्टेंस का पावर है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें निकालनी है। तो लेट्स सी सिंपल एनालिसिस। कोई भी एट अ जनरल इंस्टेंट, ठीक है, एट अ जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम T, what will be the equivalent circuit? ऑब्वियसली बात है कैपेसिटर का कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा, और यहां पे हमारा प्लस Q होगा और यहां पर हमारा माइनस Q होगा, और सर्किट के थ्रू जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो करंट मान लो फ्लो कर रहा है I। तो ये हमारा है R, ये है हमारा C। सो ये वाले सर्किट में वी अप्लाई KVL, ठीक है। सो KVL अगर मैं अप्लाई करता हूं तो यहां से यहां ड्रॉप, तो कितना हो जाएगा Q/C, और यहां पर करंट के उल्टे डायरेक्शन में जा रहा हूं तो यहां से यहां गेन -IR, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहां पर एक बात बहुत सतर्कता के साथ देखना, I को गलती से dQ/dt मत लिख देना। I विल बी इक्वल्स टू -dQ/dt, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है चार्ज हमारा कम हो रहा है। सो dQ/dt इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली बात है वी हैव टू अप्लाई अ माइनस साइन ओवर इट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान देना, Q/C इज इक्वल्स टू I इंटू R, तो Q/C इज इक्वल्स टू -R इंटू dQ/dt। यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान देना, dQ/Q -1/RC into dt, right? So now if I apply
इंटीग्रेशन t इक्वल्स टू 0 पर चार्ज जो है वो है मेरा Q नॉट एंड एट t द चार्ज इज Q। तो यहां पर इंटीग्रेशन में मेरे पास सिंपली आ जाएगा ln Q बाई Q नॉट माइनस t बाई RC। तो चार्ज Q मेरे पास आ जाएगा Q नॉट इंटू e टू द पावर माइनस t बाई RC। सो दैट इज द चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, एंड t इक्वल्स टू 0 पर हम साफ साफ देख सकते हैं Q जो है वो हमारा Q नॉट आएगा, और t अगर इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये वाला टर्म हमारा 0 को टेंड कर रहा है, तो t टेंडिंग टू इंफिनिटी, Q टेंडिंग टू 0। ओके, समझ में आया? सो नाउ इफ आई प्लॉट द ग्राफ अगेन, यहां पर मेरा ग्राफ किस तरीके से आएगा? ये है मेरा चार्ज Q, यहां पर है मेरा टाइम t। इनिशियली जो चार्ज है वो है मेरा Q नॉट, और फिर ये स्टेडीली डिक्रीज करते हुए हमारा 0 वैल्यू को अटेन करेगा। ये हमारा स्टेडीली डिक्रीज करते हुए 0 वैल्यू को अटेन करेगा। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर V सिंपली होता है Q बाई C, दैट विल बी Q नॉट बाई C इंटू e टू द पावर माइनस t बाई RC। Q नॉट बाई C को मैं सिंपली V नॉट लिख सकता हूं, उसके अक्रॉस जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, तो V मेरे पास आ जाएगा V नॉट इंटू e टू द पावर माइनस t बाई RC। दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान देना, जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सर्किट का मेन डिफरेंस यही है, यहां पर डिस्चार्जिंग में द कैपेसिटर इटसेल्फ इज एक्टिंग लाइक अ बैटरी, लाइक अ सेल ऑफ वेरिएबल वोल्टेज। यानी हियर कैपेसिटर is acting as a cell of variable voltage और EMF। ठीक है, डिस्चार्जिंग सर्किट का मेन फंडा तो यही है। नाउ ऑब्वियसली बात है, वही हमारा रेजिस्टेंस को करंट प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां पर जो है वो हमारा पावर कंज्यूमिंग यूनिट था। जो हमारा आरसी चार्जिंग है वहां पर कैपेसिटर इज द पावर कंज्यूमिंग यूनिट, और डिस्चार्जिंग में जो हमारा कैपेसिटर है दैट इज द पावर डिलीवरिंग यूनिट। ठीक है, अच्छा, करंट इन द रेजिस्टेंस कितना होगा? आई जो होगा दैट विल बी माइनस dq बाई dt। तो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा, इनटू 1 बाई RC। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। सॉरी, मैं क्या लिख दिया यहां पर, Q नॉट बाई C क्यों लिखा, सॉरी। तो मेरे पास करंट I आ जाएगा Q नॉट बाई RC e टू द पावर माइनस t बाई RC। Now Q naught by C is nothing but V naught and V naught by R is nothing but I naught. So हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं I equals to I naught। अच्छा, यहां पर वो स्टेडी स्टेट वाली गलती मत करो, यहां पर तो कैपेसिटर खुद जो है
वो हमें एक्सटर्नल पावर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तभी तो बैटरी का मैक्सिमम औकात होगी और मैक्सिमम करंट हमें मिलने वाला है। अदरवाइज यहां पर तो बैटरी ही कैपेसिटर है, वहां पर जो स्टेडी स्टेट में पढ़ाया था उसके साथ ये कंफ्यूज मत करो। सो इफ आई प्लॉट द करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, initially the value would be Q naught by RC and after that it will decrease. तो यहां पर आ जाएगा Q naught by RC and after that it will steadily decrease like this, right? मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गई है। सो टाइम कांस्टेंट यहां पर भी कितना होता है? टाइम कांस्टेंट tau will be simply again equals to RC, ठीक है, समझ में आया? So for 50% discharging, अगर मैं 50% डिस्चार्जिंग के बारे में बात करूं तो कितना आएगा मेरे पास? यहां पर भी सिंपल सी बात है, चार्ज हमारा Q नॉट बाई 2 हो जाना चाहिए, दैट इज Q नॉट e टू द पावर माइनस t बाई RC। तो t हमारे पास आ जाएगा RC इंटू ln2। तो 50% डिस्चार्जिंग में टाइम हमारा लगेगा RC ln2। अच्छा, Q एट t इक्वल्स टू टाउ, ये हमारा कितना होने वाला है? लेट्स सब्स्टिट्यूट t इक्वल्स टू टाउ पुट कर दो तो हमारे पास Q जो आ जाएगा दैट इज Q नॉट इंटू e टू द पावर माइनस RC बाई RC। तो ये आ जाएगा Q 0.37 Q नॉट अप्रोक्सीमेटली आता है, ठीक है, लगभग पहला टाइम पीरियड में 60% चार्ज करीबन वो निकाल देता है, जो बचता है वो केवल और केवल 37% चार्ज ही हमारा बचता है, राइट? ओके, नाउ पावर इन रेजिस्टर। अगर मैं रेजिस्टर में पावर को एनालाइज करने का कोशिश करूं, ठीक है, अगर मैं रेजिस्टर में पावर को एनालाइज करने का कोशिश करूं, P जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू I स्क्वायर R। सो नाउ I जो है वो है मेरा Q नॉट बाई RC, तो मेरे पास आ जाएगा Q नॉट स्क्वायर बाई RC स्क्वायर e टू द पावर माइनस t बाई RC। ये हमारे पास आ जाएगा पावर P। तो ये पावर P का भी अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, यहां पर माइनस 2t बाई RC मैंने स्क्वायर किया था, सॉरी। तो यहां पर भी अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, दिस इज P, दिस इज T। इनिशियली पावर हमारा ऑब्वियसली मैक्सिमाइज्ड होगा क्योंकि वहां पर भी करंट भी हमारा मैक्सिमाइज्ड है। तो यहां पर जो पावर आएगा दैट विल बी Q नॉट स्क्वायर बाई RC स्क्वायर एंड देन इट डिक्रीजेस लाइक दिस, ठीक है। तो पावर P हमारे पास आ गया है। तो रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस के लिए अगर मैं बात करूं, dH by dt that will be equals to Q naught square by RC square e to the power minus 2t upon RC। ये हमारा हो जाएगा dH by dt।
तो जो मेरा टोटल हीट प्रोड्यूस्ड होगा H, दैट विल बी Q नॉट स्क्वायर बाई RC स्क्वायर इंटीग्रेशन e टू द पावर -2t बाई RC dt, and this integration has to be done from 0 to infinity. तो यहां पर अगर मैं करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास आ जाएगा Q नॉट स्क्वायर बाई RC स्क्वायर इंटू RC बाई 2. ना माइनस को मैंने खत्म किया हूं तो इंटीग्रेशन को इन्फिनिटी टू 0 कर लो, तो ये वाला क्वांटिटी हमारा 1 हो जाएगा. सो हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टर, ठीक है, H जो आ जाएगा, R गॉन, तो मेरे पास आ जाएगा हाफ into Q naught square by C. So this is the total heat that is produced in the resistor. Now अगर मैं कैपेसिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, U initial in of कैपेसिटर, जो हमारा कैपेसिटर का इनिशियल एनर्जी होगा, that will be, और U फाइनल ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है तो फाइनल एनर्जी जो है वो हमारा 0 है. तो एनर्जी लॉस्ट बाय कैपेसिटर, एनर्जी लॉस्ट बाय कैपेसिटर इज इक्वल्स टू हाफ Q नॉट स्क्वायर बाय C. सो कैपेसिटर का जितना भी एनर्जी होगी वो सारे के सारे खत्म हो रही है, और जो भी हो रही है वो डेफिनेटली रेजिस्टेंस के थ्रू ही हो रही है. यानी ऑल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज लिबरेटेड इन form of heat via resistor. So the two basic type of capacitive and resistive circuit is done. RC सर्किट दो बेसिक टाइप का हो चुका है. पहला जो है वो है हमारा RC चार्जिंग, और दूसरा जो है वो है हमारा RC डिस्चार्जिंग. ओके दोस्तों, अब हम लोग एक बार एक बेसिक एनालिसिस देख लेते हैं. इनिशियल कंडीशन और स्टेडी स्टेट कंडीशन में हम एनालाइज किस तरीके से करते हैं कोई भी सिस्टम को. ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में एक बार देख लेते हैं. ये मेरा एक सर्किट है जिस तरीके से दिखा रखा हूं, सारे रेजिस्टेंसेस मार्क्ड है और कैपेसिटर जो है उसका कैपेसिटेंस C है, उसका दोनों पॉइंट जो है उसको मैंने A और B मार्क कर दिया. इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था और स्विच S मेरा ओपन था. T इक्वल्स टू 0 पर मैंने स्विच को जो है वो मैंने अगर क्लोज कर दिया तो करंट I1, I2, ठीक है, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और जो कैपेसिटर का चार्ज है, ये सारे चीजें हमें निकालनी है एट T इक्वल्स टू 0 एंड एट T इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यानी एट स्टेडी स्टेट. ठीक है, अच्छा नाउ सबसे पहले अगर मैं T इक्वल्स टू 0 पे एनालाइज करूं, कैपेसिटर वाज कंप्लीटली अनचार्ज्ड. तो कैपेसिटर अगर हमारा अनचार्ज्ड है तो उसका सिंपल मतलब ये है क्या, जो इट विल एक्ट एज अ स्ट्रेट वायर. ये केवल और केवल एक स्ट्रेट वायर की तरह काम करेगा. यानी ऑब्वियस बात है, दो चीज तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे, वो है VAB जो है वो मेरा 0 है
और जो हमारा कैपेसिटर का चार्ज है दैट विल बी 0। और इसके अलावा जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट आएगा, जो मेरा इक्विवेलेंट सर्किट आएगा, तो कैपेसिटर के बदले में सिंपली उसको एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करवा सकता हूं। सो दिस विल बी द रेजिस्टेंस R, दिस विल बी 2R। यहां पर है मेरा V और यहां पर स्ट्रेट वायर से कनेक्ट हो जाने के बाद दिस इज R, दिस इज 2R, दिस इज R। This is the equivalent circuit. तो 2R और R they are in parallel. So R equivalent जो हमारे पास आ जाएगा that will be R plus इन दोनों का parallel will be simply 2R by 3. That will be 5R by 3. ठीक है, समझ में? So करंट I जो आएगा उसका इनिशियल वैल्यू हमारा सिंपली ये आ जाएगा 3V by 5R। नाउ करंट जाके यहां पर हमारा डिवाइड होगा, यहां पर I1 है, यहां पर I2 है, तो जहां पर रेजिस्टेंस 2 टाइम्स है करंट वहां पर 1 टाइम होगा। तो ऑब्वियसली यहां पर अगर हम ध्यान दें I1 is to I2 will be equals to 1:2। तो मेरे पास I1 का जो वैल्यू आएगा, इसका 3 पार्ट में से एक पार्ट हमारा काम का है, तो I1 हो जाएगा V by 5R और I2 जो हो जाएगा दैट विल बी 2V upon 5R। ये है मेरा करंट, सारे के सारे चार्जेस जो है वो मैंने निकाल दिया। ठीक है, नाउ एट अ स्टेडी स्टेट में यानी t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे सिंपल सी बात है, जो हमारा कैपेसिटर है दैट विल बी फुल्ली चार्ज्ड। जो हमारा कैपेसिटर होगा वो हमारा पूरी तरीके से चार्ज कंप्लीट हो जाएगा उसका। ठीक है, नाउ कैपेसिटर अगर फुल्ली चार्ज होगा तो ऑब्वियस सी बात है इट विल एक्ट एज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। It will act as a infinite resistance। तो infinite resistance की तरह जैसे ही काम करेगा, तो ध्यान देना, तो जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो इक्विवेलेंट सर्किट में यहां से अब हमारा सर्किट ओपन हो जाएगा और सर्किट ओपन होने के बाद जो हमारा नया सर्किट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। ध्यान देना, यहां पर तो V है, यहां पर R है, यहां पर 2R है, यहां पर है A, यहां पर है B। ठीक है, यहां पर है A और यहां पर है B। ना सर्किट यहां से हमारा ओपन हो चुका है, तो सर्किट यहां से ओपन हो जाने के कारण ऑब्वियस सी बात है हमारा I2 जो है वो तो हमारा 0 हो जाएगा, यानी I और I1 यहां पे हमारा इक्वल होगा। ना सर्किट का ये वाला पार्ट करंट में कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं, R और 2R हमारा सिंपली सीरीज में आएगा, तो R इक्विवेलेंट इज 3R। सो I equals to I1 equals to V by 3R। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, नाउ अब ध्यान दो, क्योंकि इस वाले के थ्रू कोई करंट नहीं जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी इफेक्टिवली A है और करंट नहीं जाने के कारण ये वाला पॉइंट भी हमारा B है
और इसके थ्रू करंट जो फ्लो कर रहा है वो हमारा आई कर रहा है। सो वी ए बी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वी ए बी विल बी सिंपली इक्वल्स टू आई इंटू 2R, दैट इज बी इक्वल्स टू 2V/3। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा स्टेडी स्टेट में दैट विल बी 2V/3। तो Q इन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट, जिसको हम लोग Q फाइनल भी बोल सकते हैं, विल बी सिंपली 2CV/3। जो हमारा फाइनल चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2CV/3। तो इनिशियल और स्टेडी स्टेट को हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं वो ये वाले क्वेश्चन के थ्रू हम लोग बेसिक समझ गए होंगे। ऑब्वियसली बात है हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बट फिलहाल के लिए बेसिक बातें तो हमें समझ में आ चुकी है, राइट? ओके दोस्तों, तो अब हम लोग देखने वाले हैं साइमल्टेनियस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ठीक है, नाउ यहां पर दो कैपेसिटर है C1 और C2। C2 कंप्लीटली अनचार्ज्ड है इनिशियली, और C1 को मैंने चार्ज कर दिया हूं विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V0। नाउ t इक्वल्स टू 0 पर मैं स्विच को अगर क्लोज करता हूं तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम C1 C2 और पे चार्जेस कितने होंगे वो निकालनी है, और जो हमारा R है उस चीज का वैल्यू हमें निकालनी है, राइट? तो लेट्स सी किस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, Q1 का जो इनिशियल वैल्यू होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू C1 V0, और Q2 का जो इनिशियल वैल्यू होगी दैट विल बी 0। ठीक है, तो अब हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कोई भी जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। नाउ कोई भी जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो हमारा सर्किट बनेगा उस चीज को ध्यान दो। नाउ ऑब्वियसली बात है, ये इसका ऊपर वाला प्लेट और इसका ऊपर वाला प्लेट एक आइसोलेटेड चार्ज सिस्टम बनाएगा, तो यहां पर मेरा चार्ज आ जाएगा C1 V0 माइनस Q। अगर मैं लिखता हूं तो ऑटोमेटिकली यहां पर हमारा Q हो जाएगा, यानी Q अमाउंट ऑफ चार्ज यहां पर हमारा फ्लो कर चुका है, और यहां पर आ जाएगा माइनस Q, तो यहां पर मेरा हो जाएगा माइनस C1 V0 माइनस Q। यहां पर करंट है I और यहां पर रेजिस्टेंस है R। यहां पर है C1, यहां पर है C2, यहां पर है मेरा C1 और यहां पर जो है दैट इज माई C2। और अब मैं ये वाले सर्किट पर KVL जो है वो अप्लाई करना चाहूंगा। तो ध्यान देना, यहां से यहां तक गेन, तो माइनस C1 V0 माइनस Q डिवाइडेड बाई C1। यहां से यहां ड्रॉप, यहां से यहां ड्रॉप, सो दैट इज अ KVL इक्वेशन। एंड ऑब्वियसली बात है जो मेरा I होगा दैट विल बी सिंपली dQ/dt। जो मेरा I होगा दैट विल बी सिंपली dQ/dt। यहां पे Q बढ़ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। So now if I see, so Q into 1 by C1 plus 1 by C2, that will be equals to that minus V0 plus IR, that is equals to 0. So now मेरे पास अब जो आ जाएगा दैट विल बी R इंटू dQ/dt, V0 माइनस Q, C1 प्लस C2 बाई C1 C2, राइट? सो
dq by v naught minus q that is equals to 1 by r into dt. So now t equals to 0 पर q हमारा 0 है, and at t it is q. तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास सिंपली जो आ जाएगा दैट विल बी c1 c2 c1 प्लस c2. डायरेक्टली लिख रहा हूं 1 माइनस q बाई v नॉट c1 प्लस c2 बाई c1 c2 दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस t बाई r. डायरेक्टली इंटीग्रेट करके लिख दे रहा हूं, ठीक है. किसी को भी अगर डाउट है तो एक बार कैलकुलेट कर लो, यही आने वाला है. सो नाउ व्हाट आई हैव इज 1 ln 1 माइनस q. इसको मैं c इक्विवेलेंट लिख दे रहा हूं क्योंकि बार बार वो टर्म को लिखना पड़ेगा. यानी यहां पर तो ऐसे है ना, जो c1 और c2 हमारा सीरीज में है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ये लिख सकता हूं ना. वैसे मैं नहीं बोला ये सीरीज में है, बट मैं ये लिख सकता हूं. तो मैं इसका नाम दे दे रहा हूं सी इक्विवेलेंट, ठीक है. तो सी इक्विवेलेंट वी नॉट दैट विल बी माइनस टी आर इंटू सी इक्विवेलेंट, राइट. तो हमारे पास जो Q आ जाएगा that will be C equivalent into V naught 1 minus e to the power minus t by r C equivalent. ये मेरे पास Q का वैल्यू जो है वो आ चुका है. So this is the value of Q जो हमारा C2 का चार्ज है. तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू जो है दैट विल बी C1 C2 बाई C1 प्लस C2. इसका इनिशियल वैल्यू जो है वो हम साफ साफ देख सकते हैं 0 है, और जो हमारा फाइनल वैल्यू है Q फाइनल का जो वैल्यू आएगा दूसरे वाले पे, ये वाला टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा. तो दैट विल बी सिंपली C1 C2 V नॉट बाई C1 प्लस C2. ये इसके थ्रू फाइनल स्टेडी स्टेट में वैल्यू आएगी, ठीक है. अच्छा, करंट I जो होगा दैट विल बी dq बाई dt. नाउ dq बाई dt अगर मैं करता हूं तो यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा. दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू v नॉट बाई r e to the power minus t by r into C equivalent. ये हमारा हो जाएगा करंट, ठीक है. और जो हमारा चार्ज ऑन C1 आएगा दैट विल बी सिंपली C1 V naught minus Q. That will be C1 V naught minus Q. ठीक है. अब Q का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो इसके पास हमारा चार्ज आ जाएगा. तो इसका जो हमारा फाइनल चार्ज का वैल्यू आएगी, तो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं दिस विल बी C1 V naught minus C1 C2 V naught by C1 plus C2. So it will come out to be C1 square V naught by C1 plus C2. ये हमारा इसका फाइनल चार्ज का वैल्यू है, ठीक है, दूसरे वाले पे. नाउ एक चीज और भी ध्यान दो, एट स्टेडी स्टेट जो हमारा C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? V अक्रॉस C2.
will be Q final divided by C2, that will be C1 V naught by C1 plus C2. ठीक है, और जो हमारा C1 के अक्रॉस फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका Q फाइनल डिवाइडेड बाय C1, तो यहां पर भी हम देख सकते हैं ये तो आना ही चाहिए था, क्योंकि फाइनली जो हमारा करंट है वो जीरो हो चुका है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस C1 के अक्रॉस आएगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस C2 के अक्रॉस आना जरूरी है। तो चार्ज बेसिकली हमारा रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ है। देखो स्टेडी स्टेट का चार्ज पूछे तो इतना मेहनत करो ही मत, सिंपली अप्लाई कर दो, Vc1 विल बी इक्वल्स टू Vc2, तो Q बाई C2 विल बी C1 V नॉट माइनस Q बाई C1, वहां से Q को कंप्यूट कर दो। स्टेडी स्टेट को एनालाइज करना है, इतना मगजमारी करने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन एज अ जनरल फंक्शन ऑफ टाइम अगर पूछे तो हमें फिर करना ही पड़ेगा। नाउ अब एक चीज ध्यान दो, ये वाला सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होगा टाउ, टाइम कांस्टेंट जो होगा टाउ, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू, यहां पर अगर हम ध्यान दें तो C1 C2 R बाई C1 प्लस C2, ये हमारा सर्किट का नया टाइम कांस्टेंट होगा, C1 C2 R बाई C1 प्लस C2। और एनर्जी का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो जो फाइनल सिस्टम का एनर्जी है दैट विल बी हाफ इसका स्क्वायर C1 स्क्वायर V नॉट बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर दैट डिवाइडेड बाई C1, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी C1 क्यूब V नॉट स्क्वायर बाई 2 टाइम्स C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, प्लस ये पहले वाले का C1 के अक्रॉस, और जो सेकेंड वाले के अक्रॉस जो आएगा दैट विल बी हाफ C2 C1 C2 V नॉट बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, सो दैट विल बी C1 स्क्वायर C2 V नॉट स्क्वायर बाई 2 टाइम्स C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के जो हमारा फाइनल UF आएगा, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो ध्यान देना, C1 स्क्वायर V नॉट स्क्वायर बाई 2 टाइम्स C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा C1 प्लस C2, दैट इज C1 स्क्वायर V नॉट स्क्वायर बाई 2 टाइम्स C1 प्लस C2। ये हमारा फाइनल एनर्जी है, और जो हमारा इनिशियल एनर्जी होगी हाफ C1 V नॉट स्क्वायर, तो जो हमारा टोटल एनर्जी में बदलाव आएगा डेल्टा U, इन दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट अगर मैं करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा C1 V नॉट स्क्वायर बाई 2 टाइम्स C1 प्लस C2। ठीक है, नाउ यहां पर आ जाएगा C1 प्लस C2 माइनस C1, तो दिस इज गॉन, सो दैट इज C1 C2 V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स C1 प्लस C2। और ये जो हमारा एनर्जी में चेंज है, ऑब्वियस सी बात है ये और कहीं पर तो जा नहीं सकता है, दिस विल बी इक्वल्स टू हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टर, this will be the heat produced in the resistor। so यहां पर साइमल्टेनियसली चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग को हमने हैंडल किए, तो बेसिकली हमारा C1 वाले का डिस्चार्जिंग हो रहा है और साइमल्टेनियसली C2 वाले का चार्जिंग हो रहा है। ओके